एरोमा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ सुगंध होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें एक प्रकार की तीव्र सुगंध होती है उनको एरोमेटिक यौगिक कहते थे। जैसे बादाम में बेंजल्डिहाइड, लौंग में यूजिनॉल, वैनिलीन में वनीला आदि। पर कई बार बहुत से एरोमेटिक यौगिकों में सुगंध के स्थान पर दुर्गंध भी होती है, जैसे कि पिरिडीन। पिरिडीन की यदि एक छोटी सी शीशी इस हॉल में गिर जाए और टूट जाए तो उसकी दुर्गंध इतनी ज्यादा होती है कि आप हॉल में बैठ नहीं सकते। पर यह आवश्यक नहीं है कि एरोमेटिक यौगिकों में या तो सुगंध होगी या दुर्गंध। ऐसे भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं जिनमें भी कोई गंध ही नहीं होती, जैसे टोलुएन। सूंघकर या चखकर किसी पदार्थ के बारे में पता करना सही तरीका नहीं है। इस संदर्भ में कार्ल शीले नामक वैज्ञानिक का नाम लेना आवश्यक हो जाता है। इनकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। इन्होंने कई महत्वपूर्ण तत्व खोजे, जैसे मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, बेरियम आदि। कुछ कार्बनिक अम्ल भी खोजे, जैसे टार्ट्रिक, साइट्रिक, ऑक्जेलिक अम्ल जैसे। इनमें एक बहुत खराब आदत थी और वो यह थी कि ये जिस पदार्थ की खोज करते थे उसे सूंघते व चखते अवश्य थे, और इसी कारण इनकी मृत्यु मात्र 43 वर्ष की अवस्था में हो गई थी और डॉक्टर ने उनकी मृत्यु का कारण पारे की विषाक्तता बताया था। अतः रसायन शास्त्र पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को ये सूंघने और चखने की आदत से बचना चाहिए। अब एरोमेटिक पदार्थों की परिभाषा बदल चुकी है। अब बेंजीन या ऐसे सभी यौगिक जो रासायनिक रूप से बेंजीन जैसे गुणधर्म रखते हैं उनको एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। एरोमेटिक यौगिकों को मुख्यतः दो श्रेणी में विभाजित करते हैं। एक वो जिनमें कि बेंजीन वलय होता है, उन्हें बेंजीनॉइड यौगिक कहते हैं, और एक वो जिनमें बेंजीन वलय नहीं होता है, उन्हें नॉन बेंजीनॉइड यौगिक कहते हैं। इसके पहले कि हम लोग एरोमेटिक यौगिकों की बात करें या एरोमेटिकता की बात करें, हमें बेंजीन की संरचना को पहले समझना अत्यंत आवश्यक है। बेंजीन एरोमेटिक वर्ग का जनक यौगिक है और सर्वप्रथम 1825 में माइकल फैराडे ने इसे खोजा था। इसमें नीचे किनारे एक बेंजीन रिंग बनी है जिसमें एक बॉन्ड आपको स्माइल करती हुई दिखाई गई है। ये माइकल फैराडे हैं। ये रसायनज्ञ भी थे और भौतिकविद भी थे। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड और आयन जैसे शब्द इन्होंने ही दिए थे और ये अपने समय के बड़े मशहूर वैज्ञानिक थे। यहाँ तक कि आइंस्टीन ने अपने कमरे में मैक्सवेल और न्यूटन के साथ माइकल फैराडे की भी तस्वीर लगा रखी थी। बेंजीन का आणविक सूत्र C6H6 है। 1945 में हॉफमैन ने इसे कोलतार से प्राप्त किया था। बेंजीन में उसके संगत हेक्सेन से 8 हाइड्रोजन परमाणु कम है। अतः यह अनुमान किया जा रहा था कि इसकी श्रृंखला विवृत होनी चाहिए, यानी कि ओपन चेन होना चाहिए। पर उस समय तक बेंजीन की संरचना के बारे में लोगों को बहुत कुछ पता नहीं था। ऐसे में ही केकुले ने 1800, ये ऑगस्ट केकुले की तस्वीर है, इन्होंने 1865 में सर्वप्रथम केकुले ने बेंजीन की वलय संरचना दी। इसमें इनके अनुसार बेंजीन में 6 कार्बन परमाणुओं का एक वलय है और प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु की चौथी संयोजकता को प्रकट करने के लिए उन्होंने एकांतर द्विबंध का सुझाव दिया और 1872 में केकुले ने बेंजीन की गतिक संरचना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार तीनों द्विबंध कार्बन परमाणुओं में के मध्य में सतत रूप से दोलायमान रहते हैं। 1850 और 60 के समय में बड़ी अनिश्चितता थी इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को लेकर। विश्लेषण के तरीके बड़े ही अपरिपक्व थे। बेंजीन की संरचना कैसे होनी चाहिए, केकुले जागते सोते इसी पर मनन करते रहते थे। इसी बीच वे एक पुस्तक भी लिख रहे थे। उलझन ऐसी थी कि सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने एक दिन अपनी कुर्सी घुमाई और अंगीठी को सामने रखा और उन्हें झपकी आ गई, और तब उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा कि एक सांप अपनी पूंछ को अपने मुंह में पकड़े हुए है। यही वह क्षण था कि वे उठ बैठे। उन्हें समस्या का समाधान मिल गया था। वे समझ गए थे कि बेंजीन की संरचना चक्रीय होगी। एक वृत्तांत और मिलता है। 1886 में एक जर्नल में प्रकाशित हुआ, जिसके अनुसार केकुले ने स्वप्न में 6 बंदरों को नाचते हुए देखा, जो एक दूसरे से हाथों और पैरों द्वारा जुड़े हुए थे। साथ में उनके हाथ में
केला भी है जो हाइड्रोजन परमाणुओं को इंगित करता है। ये एक कार्टून है जिसमें आप अगर देखना चाहें और खोजना चाहें तो बेंजीन रिंग कई फॉर्म में उपस्थित है। इसमें कार्टून का जो चश्मा है वो भी बेंजीन वलय के फॉर्म में है। उनके हाथ में जो लेंस है वो बेंजीन का अनुनादी संकर को प्रदर्शित करता है। उनके हाथ में जो फ्लास्क है उसकी तली भी बेंजीन की संरचना को दिखाती है। उनके हाथ में पहने हुए कोट के कफलिंग्स भी बेंजीन की संरचना के हैं। यहाँ तक कि उनके मुंह में जो पाइप है उसके ऊपर की जो का वलय है वो भी बेंजीन वलय को ही दिखाता है। उनके कोट में लगे हुए बटन भी बेंजीन रंग को ही दिखा रहे हैं। ये बेंजीन की संरचना है और साथ में उसका अनुनादी संकर है। ये अनुनाद के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार बेंजीन को एक संरचना द्वारा नहीं प्रदर्शित कर सकते, अतः इसको कई संरचनाओं से दिखाते हैं। बेंजीन की संरचना 1 व 2 इसके गुणधर्मों को सबसे अच्छी तरह समझाती हैं, इसलिए इनको कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं। वास्तव में बेंजीन को न तो संरचना 1 के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और न ही संरचना 2 के द्वारा। बेंजीन की वास्तविक संरचना इन सभी संरचनाओं का अनुनाद संकर यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जिसे तीसरी संरचना के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बेंजीन का अनुनाद संकर केकुले की दोनों संरचना के मध्य की संरचना है। इसी आधार पर यह स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि बेंजीन में जितने भी कार्बन कार्बन बंध हैं उनकी लंबाई 1 होती है और वह 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। आप देख रहे हैं कि संरचना 1 में जो सीसी बंध एकल है वो संरचना 2 में द्विबंधीय है और संरचना 2 में जो सीसी बंध द्विबंधीय हैं वो संरचना 1 में एकल हैं। अनुनाद के कारण बेंजीन के सीसी बंध न तो एक बंधीय होते हैं और न ही द्विबंधीय, बल्कि इन दोनों के बीच की स्थिति यानी 1.39 एंगस्ट्रॉम के हो जाते हैं। कुछ किताबों में ये 1.40 एंगस्ट्रॉम भी लिखा हुआ है। बेंजीन के अनुनादी ऊर्जा से हम लोग सब परिचित हैं। यह लगभग 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अब अगर इसके आणविक कक्षक सिद्धांत पर आए तो बेंजीन का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है, अतः कार्बन का प्रत्येक परमाणु 3 सिग्मा बंध बनाता है, जिसमें से 2 सिग्मा बंध दूसरे 2 कार्बन परमाणुओं के साथ और 1 सिग्मा बंध हाइड्रोजन परमाणु के साथ बनता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक 2p कक्षक असंकरित होता है। 6 कार्बन परमाणुओं के ये 6 असंकरित कक्षक समानांतर होने के कारण आपस में अतिव्याप्त होकर पाई आणविक कक्षक बनाते हैं। इस कारण बेंजीन अणु में 2 लगातार इलेक्ट्रॉन मेघ होते हैं जो तल के एक ऊपर और एक नीचे है। इस चित्र में यह नीले वाले संरचना द्वारा दिखाया गया है। इस प्रकार बेंजीन में देखा जाए तो पूरे 12 सिग्मा बंध तथा 3 पाई बंध होते हैं। इसमें C सिग्मा बंध जो sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं वो 6 होते हैं। इसमें CH सिग्मा बंध जो sp2 और S के अतिव्यापन से बनते हैं वो भी 6 होते हैं और जो पाई बंध हैं वो 3 पाई बंध असंकरित p कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। अब हम लोग हकल के नियम की बात करेंगे। ये हकल एरिक हकल जर्मनी में रहने वाले वैज्ञानिक हैं। ये वही हकल हैं जिन्होंने डिबाई हकल थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोलाइट की। इनके साथ एक खास बात थी कि ये वैज्ञानिक होने के साथ कविताएं भी लिखते थे और इन्होंने उस समय अपने समकालीन वैज्ञानिकों और अपने से पहले के वैज्ञानिकों पर जैसे श्रोडिंगर, नील बोहर और थॉमसन आदि पर बहुत सी कविताएं भी लिखी हैं जो कि हमारे साइंस के आर्टिकल्स में उपलब्ध हैं। इन्होंने एरोमेटिक यौगिकों के लिए एक नियम बनाया जिसे कि हकल का नियम कहते हैं और उस नियम के अनुसार कुछ तथ्य इस प्रकार हैं कि अणु अथवा आयन को समतल होना चाहिए जो बहुत आवश्यक चीज है। दूसरी चीज है कि चक्रीय निकाय के सभी कार्बन परमाणुओं में यह इलेक्ट्रॉन मेघ एक फैला होना चाहिए। इन अणुओं के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन मेघ होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 के हिसाब से होनी चाहिए, जहां n का मान 0, 1, 2, 3 आदि हो सकता है। तो इस हकल के नियम को ही 4n+2 पाई का नियम भी कहते हैं। हकल के नियम से पहली बार ये ज्ञान हुआ कि यह आवश्यक नहीं है कि जो एरोमेटिक यौगिक होंगे उनमें बेंजीन वलय होना आवश्यक है।
ऐसे भी कंपाउंड्स और आयंस हैं, ऐसे भी यौगिक हैं जिनमें कि बिना बेंजीन वलय के भी वो एरोमेटिकता दिखाते हैं। इसमें सबसे पहला उदाहरण है चक्रीय प्रोपेनिल धनायन। चक्रीय ये दिख ही रहा है, इसमें 3 कार्बन है इसलिए इसको प्रोपेनिल कह रहे हैं और इस पर धन आवेश है। 4n+2 के हिसाब से इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, एक पाई बंध मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n का मान 0 आता है, जो यह सिद्ध करता है कि यह एरोमेटिक है। चक्रीय पेंटा डायनिल ऋणायन को देखेंगे तो इसमें 5 कार्बन हैं, 2 पाई बंध हैं, दोनों संयुग्मन में हैं और साथ में ऋण आवेश के भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः 4n+2 बराबर हम लोग 6 संख्या रख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉनों की। n का मान 1, ये सिद्ध करता है कि ये एरोमेटिक है। यह चक्रीय पेंटा डायनिल एनायन के अनुनादी संरचनाएं हैं जो एक बहुत अच्छी सी बात दिखाती हैं कि इसमें ऋण आवेश बारी बारी से न सही पर एक छोड़कर एक कार्बन पर आकर 5 कार्बनों पर उपस्थित हो जाता है और इस तरह से यह 5 अनुनादी संरचनाएं बनाता है, यह भी एरोमेटिक है। तीसरा ये चक्रीय हेप्टा ट्रायनिल धनायन है जिसको कि ट्रोपीलियम आयन कहते हैं। इसके साथ एक बहुत खास बात यह है कि ये बहुत स्थायी होता है और इसके स्थायित्व को हम बेंजीन के साथ तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। आयन है पर फिर भी बहुत स्थायी है। आप देख रहे हैं कि इसमें धन आवेश 7 कार्बन परमाणुओं पर घूम रहा है और इस तरह यह 7 अनुनादी संरचनाएं बनाता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, n का मान 1 आ जाता है और यह एरोमेटिकता दिखाता है। बात करें विषम चक्रीय यौगिकों की, इसमें कार्बन परमाणुओं के साथ वलय में विद्युत ऋणात्मक तत्व भी हैं। फ्यूरेन में ऑक्सीजन, पायरोल में नाइट्रोजन और थायोफीन में सल्फर। हम सब जानते हैं कि जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं इनकी प्रकृति इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की होती है। ये अपने इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रखना चाहते हैं, पर इन विषम चक्रीय यौगिकों में ये अपने एकाकी युग्म को वलय को देकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और इस तरह से ये एरोमेटिक यौगिकों की श्रेणी में आ जाते हैं और अपनी प्रकृति के विपरीत कार्य करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा सल्फर उदारता के साथ अपने एकाकी युग्म को रिंग को देता है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक हो जाता है। ये कुछ एरोमेटिक यौगिक हैं जिनमें कि बेंजीन वलय एक से ज्यादा संख्या में उपस्थित है। इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास 5 पाई बंध हैं, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 10 हो जाती है और n का मान 2 हो करके ये एरोमेटिक यौगिक की श्रेणी में आता है। एंथ्रासीन, इसमें 3 बेंजीन वलय हैं, पाई बंध की संख्या 7 है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है, तो n का मान 3 आ जाता है। तो हकल के नियम के अनुसार यह भी एरोमेटिक है। फिनेंथ्रीन, यह एंथ्रासीन का समावयी है, इसमें पाई बंधों की संख्या 7 और पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है और इस तरह ये एरोमेटिक है। रोनाल्ड ब्रिस्लो का नाम लेना बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि यही वे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार एंटी एरोमेटिक शब्द का प्रयोग किया और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से हम लोगों को परिचित कराया। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ एक बहुत खास बात है कि ये अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं और साथ में समतल भी होते हैं, चक्रीय भी होते हैं, इनमें द्विबंध संयुग्मन में भी होते हैं, पर उसके बावजूद ये बहुत अस्थायी होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 पाई के हिसाब से न होकर केवल 4n पाई होती है और इसका उदाहरण है जैसे ये चक्रीय प्रोपेनिल ऋणायन, इसमें 4n बराबर 4 रखने का अर्थ है कि इसमें एक पाई बंध है और 2 इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश होने के कारण है, तो n का मान 1 होता है और ये एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। इसी क्रम में चक्रीय पेंटाडाइनिल धनायन भी आता है, यह भी एंटी एरोमेटिक है, इसमें 4n पाई के हिसाब से इलेक्ट्रॉन होते हैं। चक्रीय हेप्टा ट्राइनिल में भी n का मान 2 आता है, ये एंटी एरोमेटिक का यौगिक है। चक्रीय ब्यूटाडाइन में भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और n की संख्या 1 आकर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की श्रेणी में आता है। अब इसके बाद
हम लोग बात करते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ना तो एरोमेटिक होते हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक होते हैं। इनकी एक तीसरी श्रेणी होती है जिसमें कि ये चक्रीय ऑक्टा टेट्राईन आता है। देखने में यह समतल लग रहा है, इसमें 4 पाई बंध हैं, उस हिसाब से इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर हकल का रूल देखें तो ये हकल के नियम का पालन बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि इसमें n की संख्या 1.5 आ जाती है। यह एंटी एरोमेटिक हो सकता था, पर यह एंटी एरोमेटिक भी नहीं है क्योंकि ये समतल नहीं है। ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो कि टब के आकार का दिख रहा है, ये इस तरह का होता है और टब एक समतल वस्तु नहीं है, तो इसलिए यह एंटी एरोमेटिक भी नहीं होता, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए समतल होना भी आवश्यक है। तो इसे नॉन एरोमेटिक की श्रेणी में रखते हैं। और इसी के साथ एरोमेटिकता, एरोमेटिक यौगिक, एंटी एरोमेटिक यौगिक और नॉन एरोमेटिक यौगिकों के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय दिया। धन्यवाद।